अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड आप सबकी प्रिपरेशन भी आई होप के कंप्लीट हो चुकी होगी, क्योंकि अब ये रिवीजन का टाइम है। 18 को टेस्ट है तो बहुत कम टाइम रहता है कि जिसमें ये ज़रूरी है कि आप रिवीजन स्टार्ट कर दें, क्योंकि रिवीजन के बगैर ये ठीक नहीं है कि आप न्यू टॉपिक्स को क्लियर करें या उनकी डीपली स्टडी करें एंड रिवीजन को साइड पे कर दें। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं जिनको रिवाइज़ करना ज़रूरी है। कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जितना प्रिपेयर करें करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि ये आपकी चीज़ बिल्कुल आपने ठीक क्लियर की हुई है, ठीक है। तो न्यू टॉपिक्स को करने से मतलब कि उसको साइड पे करें एंड आप रिवीजन ही स्टार्ट करें। अपना शेड्यूल बनाएं, ठीक है, एक सीरीज़ बनाएं कि इस टाइम में इतने टाइम में हमने क्या क्या चीज़ कवर करनी है, क्योंकि अब ये रिवीजन का ही टाइम रह गया है। तो मैसेज आ रहे थे कि ये कंप्लीट करवा दें, तो मेरी कोशिश है कि मैं टेस्ट से पहले एटलीस्ट ये ट्रस्टेड एटम बैंक के जितने भी पेपर हैं, हम पेपर 5 पे हैं, टोटल 10 पेपर हैं, ये मैं कंप्लीट करवा दूं। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम 31 to 100 MCQs डीपली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 31 से, क्योंकि 30 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हमने 31 to 100 करने हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, ठीक है, एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं 31 से। अकॉर्डिंग टू अल गज़ाली, नॉलेज एग्जिस्ट पोटेंशियली इन ह्यूमन डैश लाइक द सीड इन द सॉइल, बाय लर्निंग द पोटेंशियल बिकम्स एक्चुअल। कि अल गज़ाली के अकॉर्डिंग कि नॉलेज एग्जिस्ट करता है ह्यूमन सोल में, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, लाइक द सीड इन द सॉइल। एंड लर्निंग से क्या होता है, बाय लर्निंग द पोटेंशियल बिकम्स एक्चुअल। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू डैश द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स। अल गज़ाली है, यहाँ पे ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट है, अल गज़ाली इज़ हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉट्स ऑफ द ग्रीक फिलासफर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, द डॉक्ट्राइन ऑफ डिसिप्लिन एंड द थ्योरी ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट इज़ एट्रीब्यूटेड टू मुस्लिम थिंकर। यहाँ पे ए सिलेक्ट किया गया है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, अल गज़ाली, ठीक है। तो क्या हुआ कि द डॉक्ट्राइन ऑफ डिसिप्लिन एंड द थ्योरी ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट इज़ एट्रीब्यूटेड टू मुस्लिम थिंकर अल गज़ाली। ऑप्शन डी करेक्ट है, आप नोट कर ले। नेक्स्ट है, इन कीमियाए सादत गज़ाली थ्रू द लाइट ऑन। कि परसेप्शन पे, कॉग्निशन पे, पर्सनालिटी पे, तो ये ऑल ऑफ दीज आएगा, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, द ऑथर ऑफ तहफ़तुल फ़िलासफ़ा इज़, ये भी अल गज़ाली हैं। इनकी बुक्स आपने याद रखनी है, ये अल गज़ाली हैं, ठीक है, शाह वलीउल्लाह हैं, ठीक है, इब्ने खल्दूम है। इन सब की आपने बुक्स रीड करनी है। इनका टीचिंग मेथड कौन सा था ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे भी आथर का पूछा गया है, तो यहाँ पे अल गज़ाली है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अब्दुल रहमान इब्ने मोहम्मद इज़ जनरली नोन एज, ये ऑप्शन ए है, इब्ने खल्दूम को, ठीक है, ये उनका सेकंड था, इस नाम से पुकारा जाता था। तो नेक्स्ट है, इब्ने खल्दूम वाज बॉर्न इन ट्यूनिस इन डैश एडी, तो ऑप्शन सी है 1332 में। मुकदमा वाज द इम्पॉर्टेंट फ़िलासफ़िकल वर्क ऑफ इब्ने खल्दूम, ये इब्ने खल्दूम का इम्पॉर्टेंट फ़िलासफ़िकल वर्क था, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट है, द फर्स्ट मैन हु इंट्रोड्यूस द साइंटिफिक सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग द इवेंट ऑफ हिस्ट्री वाज, तो वो कौन से फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया साइंटिफिक सिस्टम को इवेंट पास या हिस्ट्री के इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, तो शाह वलीउल्लाह थे, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, इब्ने खल्दूम मुकदमा इज़ द फेमस बुक कंप्लीटेड एंड पब्लिश्ड इन। अब प्रीवियस MCQs में क्या किया गया है कि पूछा गया कि मुकदमा किसने राइट किया, ठीक है, तो वहाँ पे इब्ने खल्दूम का पूछा गया। अब यहाँ पूरी स्टेटमेंट दी गई है, तो यहाँ पे पूछा गया कि किस ईयर में कंप्लीट भी हुई एंड पब्लिश भी हुई, तो ऑप्शन सी है 1377। नेक्स्ट है, शाह वलीउल्लाह वाज बॉर्न इन दिल्ली इन, ऑप्शन बी 1703 AD। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन इज़ द नेम ऑफ, ये शाह वलीउल्लाह का नेम था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, शाह वलीउल्लाह रोट 51 बुक्स। अब ये भी पूछा जाता है कि कितनी बुक्स लिखी हैं, तो शाह वलीउल्लाह ने 51 बुक्स राइट की हैं, ठीक है। उनमें उनको फिर डिवाइड किया जाता है सब ग्रुप में कि कौन सी बुक्स किस लैंग्वेज में थी, तो यहाँ पे ऐसा कोई सिलेक्ट ही नहीं किया गया ऑप्शन। तो यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है कि टोटल 51 बुक्स लिखी इन्होंने, ठीक है। उनमें 23 अरेबिक में थी एंड 28 पर्शियन में थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज हुज्जतुल बालिगा, ठीक है, ये ऑप्शन बनेगा शाह वलीउल्लाह। नेक्स्ट है,
हुज्जतुल बालिगा एंड इजालतुल खीफा वाज द फेमस वर्क ऑफ। अब ये भी शाह वलीउल्लाह का काम था, फेमस, ठीक है, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज वाज द ओपिनियन दैट इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन शुड प्रीसीड द पॉलिटिकल चेंज, ये ऑप्शन सी बनेगा। ये जल्दी इसलिए करवा रही हूँ कि इनमें कोई ऐसे कोई समझाने वाली चीज़ है नहीं, ये बुक्स के नेम हैं, उनके मतलब बुक्स के पब्लिश होने के ईयर्स हैं, ठीक है, उनकी पैदाइश के ईयर्स हैं, तो ये आपने इट इज़ ऐसे ही याद रखने हैं, बुक से मटेरियल मिल जाएगा आपको। तो नेक्स्ट है सर सैयद अहमद ख़ान वाज बॉर्न इन दिल्ली ऑन। अब यहाँ पे गलत बताया गया है, सी यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन अगर आप सर्च भी करें तो क्या आएगा 17 अक्टूबर आता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बनता है, सी नहीं है, तो ये भी आप नोट कर लें। ये बुक रखी हुई है तो वहीं पे ही नोट करते जाएं साथ साथ कि सर सैयद अहमद ख़ान वाज बॉर्न इन दिल्ली ऑन 17 अक्टूबर 1817, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हु स्टार्टेड द अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? सर सैयद अहमद ख़ान ने की थी, एंड ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एमोवेयर मीन्स, ये इसके ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आएगा कि मीन्स टू स्टिर अप, टू एजिटेट, टू एक्साइट, ये सारे आते हैं, ठीक है। ये है क्या, ये वर्ड है क्या? एक हम वर्ड पढ़ते हैं इमोशन, EMOTION, इमोशन, तो वो इमोशन जो वर्ड है वो ड्राइव किया गया है इसी एमोवेयर से, ठीक है, जिसका मीनिंग है स्टिर अप, टू एजिटेट एंड टू एक्साइट, तो ये ऑल ऑफ दीज आएगा। तो ये भी आपने याद रखना है, ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे पूछा जाए, ये भी पॉसिबल है ये पूछ लिया जाए कि इमोशन इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है द वर्ड मोरल इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, कि जो वर्ड मोरल है उसको ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड से, और वो लैटिन वर्ड कौन सा है? ऑप्शन ए मोर्स, ठीक है, ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट है मोर्स मीन्स, इसका मीनिंग क्या है? मैनर है, कस्टम है, हैबिट है, ये तीनों इसके मीनिंग्स हैं, तो ऑल ऑफ अबव आएगा, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट वाज प्रेजेंटेड बाय। साइको सोशल डेवलपमेंट प्रेजेंट की थी एरिक्सन ने, ठीक है, इनका कंप्लीट एरिक्सन कहते हैं, ठीक है, तो इनने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी, डिफरेंट इसमें स्टेजेस भी दी थी कि किस स्टेज में क्या होता है, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया था कि किस एज में बच्चा क्या क्या सीखता है, कॉग्निशन उसकी किस तरीके से होती है, तो ये था इसमें। एंड नेक्स्ट है द सम ऑफ क्वेश्चंस इज़, ठीक है, सम ऑफ क्वेश्चंस, ये अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सीरीज़ है सम ऑफ क्वेश्चन, जो हम टेस्ट बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनका सम अप होता है, मजमूआ होता है सवालात का, तो टेस्ट होता है, वो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सम ऑफ क्वेश्चन इज़ कॉल्ड टेस्ट। एंड नेक्स्ट ऑप्शन को देखें तो मेजरमेंट खड़ा है, मेजरमेंट क्या है? टेस्ट ले लिया, ठीक है, सम ऑफ क्वेश्चन क्या हो गया? टेस्ट हो गया। उसके बाद हमने टेस्ट को चेक किया, नंबरिंग किए, नंबर असाइन किए, ठीक है, तो क्वान्टिफाई कर दिया, तो हमारी क्या बनेगी? मेजरमेंट बनेगी, ठीक है, मेजरमेंट मीन्स नाप लेना, ठीक है, तो नंबर्स में उसको चेंज कर दिया हमने। नंबर्स के बाद हम जायज़ा लेते हैं, ठीक है, कि किस तरीके का परफॉर्म किया है, तो वो हमारी क्या होती है? असेसमेंट होती है। एंड लास्ट पे उसी की बेस पे हम क्या करते हैं? कोई ना कोई डिसीजन ले लेते हैं, डिसीजन बेस्ड है एवेल्यूएशन, तो ये 4 हैं। एंड एवेल्यूएशन इज़ द अम्ब्रेला टर्म, ठीक है, मेन टर्म है, उसके अंदर ये तीनों टर्म ही कंप्लीट उसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। एवेल्यूएशन सबसे टॉप पे है, ठीक है, एंड टेस्ट इज़ एट द लिस्ट, ठीक है, कि एवेल्यूएशन की बेस पे हम डिसीजन ले लेते हैं, ऐसे कि टेस्ट लिया, उसको चेक किया, उसका जायज़ा लिया, उसके बेस पे हमने जो फैसला किया, एवेल्यूएशन मीन डिसीजन, ठीक है, डिसीजन बेस्ड है कि बच्चे को प्रमोट कर दिया, अगली क्लास में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिसीजन ले लिया, तो एवेल्यूएशन कर दी, तो ये 4 टर्म्स हैं। नेक्स्ट है हायरार्की ऑफ नीड्स वाज प्रेजेंटेड बाय। हायरार्की ऑफ नीड्स प्रेजेंट की थी हायरार्की ऑफ नीड्स प्रेजेंट की थी मैस्लो ने। तो इसमें इन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से एक इंसान या कोई ह्यूमन पर्सन अपनी नीड्स को फुलफ़िल करता है, अपने ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करता है। जब एक ज़रूरत, एक नीड कंप्लीट हो जाए, फुलफ़िल हो जाए, तो वो क्या करता है, नेक्स्ट नीड की तरफ जाता है कि ये भी कंप्लीट हो, फिर इस तरह सो ऑन, वो इसी तरह से आगे होता जाता है। तो इसकी 5 स्टेजेस थी हायरार्की ऑफ नीड्स में, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर पर थी फिजियोलॉजिकल नीड्स थी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश क्या होती है कि हम ज़िंदा रहें, ठीक है। ज़िंदा रहने के लिए क्या है, हमें हवा की ज़रूरत है, ठीक है, हमें खुराक की ज़रूरत है, ड्रिंक है, स्लीप है, ये सारी चीज़ें क्या है, बेसिक हैं।
फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा हर पर्सन यही चाहता है कि वो ज़िंदा रहे। ज़िंदा रहने के लिए क्या, उसको खुराक चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको ऑक्सीजन हवा चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट जो थी वो थी सेफ्टी नीड्स। जैसे ही ये नीड पूरी हुई तो क्या चाहता है कि मुझे सिक्योरिटी भी मिले, हेल्थ भी मेरी ठीक रहे, ठीक है। सेफ्टी नीड चाहिए। थर्ड है सोशल नीड्स। फिर सोशल नीड्स या फिर लव नीड्स आ जाती हैं। इसमें क्या होता है, फ्रेंडशिप, फैमिली, इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट है 4th स्टेज सेल्फ इस्टीम। सेल्फ इस्टीम में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें होने के बाद पर्सन चाहता है कि मुझे रिस्पेक्ट भी मिले, ठीक है। इसमें रिस्पेक्ट आ जाती है, कोई ना कोई अचीवमेंट आ जाती है। एंड द लास्ट इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये 5th है नीड, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेल्फ फुलफिलमेंट होती है, जो पीक एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सारा कुछ आ जाता है। तो ये हायरार्की ऑफ नीड्स प्रेजेंट की थी मैस्लो ने, ठीक है। एंड ये जो थ्योरी है बेसिकली थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में आ जाती है। डिफरेंट थ्योरीज हैं मोटिवेशन में, ठीक है, तो ये उसमें ही आ जाती है। तो मैस्लो ने प्रेजेंट की थी। इनका कंप्लीट नेम था अब्राहम मैस्लो। लेवल भी पूछ लिए जाते हैं कि हायरार्की ऑफ नीड्स में कितने लेवल्स हैं या फिर कितनी स्टेजेस हैं, ठीक है। 5 स्टेजेस हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव नीड्स, सेल्फ इस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एंड इसके लेवल 2 है बेसिक नीड्स, वो 4 उसमें स्टेजेस आ जाती हैं। एंड द लास्ट इज़ ग्रोथ नीड्स, जिसमें लास्ट ही एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाती है, सेल्फ फुलफिलमेंट या फिर पीक एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं। ये हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट है अल्फ्रेड बिनेट वर्कड ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट पे इन्होंने वर्क किया था। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है फिजिकल ग्रोथ इज़ अफेक्टेड बाय। फिजिकल ग्रोथ अफेक्ट होती है, उस पर असर पड़ता है किन किन फैक्टर्स का, तो वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। दोनों फैक्टर्स ही उस पर अफेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन सी बनेगा, ऑप्शन ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द डैश ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी अप्लाइड ब्रांच है साइकोलॉजी की, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपने। तो नेक्स्ट है द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी स्टार्टेड इन सिंस द बर्थ ऑफ मैन। नेक्स्ट है द डिग्री टू विच इक्वली कॉम्पिटेंट स्कोरर्स, ठीक है, obtain the same results in a test is called, ये ऑब्जेक्टिविटी कहलाती है। वैलिडिटी में क्या होता है कि ये चेक किया जाता है जिस पर्पज़ के लिए टेस्ट बनाया जाना था, क्या उसने वही पर्पज़ वही माइंड में रख के टेस्ट के आइटम सेलेक्ट किए हैं या नहीं किए, ठीक है, वैलिड है या नहीं है। वैलिडिटी में आता है। रिलायबिलिटी में क्या होता है कि कंसिस्टेंसी होती है नंबर्स में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ऑब्जेक्टिविटी है। नेक्स्ट है प्री रिक्विसाइट स्किल्स नीडेड बाय द स्टूडेंट्स टू सक्सीड इन अ यूनिट आर कोर्स, ठीक है, आर इवेल्युएटेड बाय। प्री रिक्विसाइट स्किल्स मीन जो इब्तदाई पहले से मौजूद होते हैं स्किल्स, ठीक है, स्टूडेंट्स वो इसमें स्टेटमेंट में क्या पूछा जा रहा है कि वो वाले स्किल्स जो पहले से स्टूडेंट्स में ही होने चाहिए, ज़रूरी होने चाहिए किसी भी कोर्स में सक्सेस के लिए, तो किस तरीके से एवेल्युएट किया जाता है उसको। तो प्लेसमेंट असेसमेंट है। ये 4 टाइप्स हैं असेसमेंट की, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक। प्लेसमेंट असेसमेंट ये है कि सबसे पहले बच्चा, मैं इसकी एग्जांपल दूंगी कि स्कूल की बात करें तो बच्चा आता है तो सम पेरेंट्स कहते हैं कि जी हमारे बच्चे को ये चीज़ आती है, आप इसको प्ले में ना बिठाएं, आप इसको नर्सरी प्रेप में बिठा दें। तो हम क्या करते हैं, उसका एक टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है, कि क्या वाकई उसको ये चीज़ें आती हैं जो प्ले में पढ़ाई जाती हैं। तो हमने क्या किया, पहले से उसको कर लिया, तो उसकी बेस पे हम उसको एक किसी क्लास में बिठा देते हैं, ठीक है, पहले से प्लेसमेंट असेसमेंट। या फिर ऐसे है कि एंट्री टेस्ट को देख लें, इसमें भी पहले जायज़ा लिया जाता है कि बच्चा मेडिकल में जाने के काबिल है या नहीं है, ठीक है। तो वो क्या कहता है, वो भी प्लेसमेंट असेसमेंट हो गई है, ठीक है। तो एक ख़ास कोर्स में यूनिट में जाने से पहले जो भी एवेल्युएशन की जाती है तो क्या होती है, प्लेसमेंट असेसमेंट होती है। यहाँ पे क्या होता है, आपने पढ़ाया नहीं होता, ठीक है, आपने कुछ उनको सिखाया नहीं होता, आप उनकी प्री रिक्विसाइट स्किल्स चेक कर रहे होते पहले से जो उनमें मौजूद होती हैं, तो वो क्या होती है, प्लेसमेंट असेसमेंट होती है। नेक्स्ट को देखूँ तो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ये ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन या फिर क्लास लेवल पे आप पढ़ा के, ठीक है, जो आप उनकी लर्निंग प्रोग्रेस को चेक करते हैं वो हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाती है। एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन या एट द एंड ऑफ एक कंप्लीट सेमेस्टर कह लें, उसके एंड पे, या एक कंप्लीट ईयर कह लें, उसके एंड पे जो हम सर्टिफिकेट देने के लिए
एवेल्यूएशन करते हैं वो समेटिव एवेल्यूएशन होती है। एंड लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को चेक करने के लिए, जांचने के लिए हम जो एवेल्यूएशन करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन होती है। तो यहाँ पे प्री रिक्विसाइट स्किल्स की बात की गई है, तो यहाँ पे प्लेसमेंट असेसमेंट आएगा। नेक्स्ट है पपीज लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन इज़ असेस्ड बाय, कि ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन कहते हैं कि जो आप क्लासरूम में हिदायत दे रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, लेक्चर दे रहे होते हैं, कि लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन इज़ असेस्ड बाय, ड्यूरिंग लेक्चर ही आप कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तो क्या होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्टिव है डैश कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है ब्लूम क्लासिफाइड द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इनटू, ब्लूम ने जो तालीमी मकासद थे या जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स थे को क्लासीफाई किया था 3 डोमेन्स में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कि कौन सी कॉग्निटिव डोमेन्स जिसमें हम कॉग्निशन की बात करते हैं, एंड नेक्स्ट इज़ द साइकोमोटर, एंड थर्ड इज़ द अफेक्टिव। ये तीनों डोमेन हैं जो ब्लूम ने क्लासीफाई की थी। नेक्स्ट है द राइट टू मेक द डिसीजन टू डायरेक्ट द वर्क ऑफ अदर्स एंड टू गिव द ऑर्डर इज़, ये अथॉरिटी है। प्लानिंग में क्या होता है, एक ओवरऑल प्रोसेस होता है जिसमें बनाया जाता है कि ये रिसोर्सेज होंगे, इस तरह से किया जाएगा, ऐसे कंप्लीट किया जाएगा, तो प्लानिंग होती है सबसे पहले, ठीक है। एंड लीडरशिप यहाँ पे क्यों नहीं सिलेक्ट किया, कि लीडर ऑर्डर नहीं देता, यहाँ पे लिखा है टू डायरेक्ट द वर्क ऑफ अदर्स एंड टू गिव द ऑर्डर। लीडर कभी ऐसे ऑर्डर नहीं देता, वो साथ साथ चलता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट करता है, खुद लीड करता है, तो दूसरों को ऑर्डर नहीं देता, तो खुद भी साथ शामिल होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर आ गया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लीडरशिप भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या बनेगा, अथॉरिटी बनेगा, टू द राइट टू मेक द डिसीजन, ठीक है, तो क्या बनेगा, अथॉरिटी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 4 सिस्टम ऑफ लीडरशिप सजेस्टेड बाय रेंसेस लिकर्ड। रेंसेस लिकर्ड ने 4 सिस्टम दिए थे लीडरशिप के, ठीक है। तो उसमें क्या था कि फर्स्ट नंबर पे था कि एक्सप्लोटेटिव अथॉरिटेटिव, ठीक है, नेक्स्ट था कंसल्टेटिव, फिर पार्टिसिपेटिव था, एंड द 4th वन जो यहाँ पे नहीं दिया गया वो था बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव, ठीक है। तो उन 4 को देखते हुए जो यहाँ पे ऑप्शन ए बन रहा है वो इरेलीवेंट है, ठीक है, ऐसा कोई उन्होंने इस तरह का सिस्टम नहीं दिया था लीडरशिप का क्रिस्मेटिक वाला, तो ये ऑप्शन ए है। कि बाकी 3 क्या हैं, रेंसेस लिकर्ड ने 4 सिस्टम दिए थे लीडरशिप के, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लोरेटिव लिखा हुआ है, वैसे एक्सप्लोरेटिव है, एंड पार्टिसिपेटिव है, कंसल्टेटिव है, एंड बेनिवोलेंट है। ये 4 सिस्टम हैं जो रेंसेस लिकर्ड ने दिए थे, तो ऑप्शन ए इरेलीवेंट है, क्रिस्मेटिक ये ऑप्शन नहीं है, करेक्ट ऑप्शन भी यही है, ए, ठीक है। नेक्स्ट है विच कैटेगरी ऑफ पावर दैट डिपेंड्स ऑन फेयर। पावर की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है, रिवार्ड पावर है, ठीक है, लेजिटिमेट पावर है, एक्सपर्ट है, रेफरेंट है, एंड कोएर्सिव है। तो यहाँ पे जो फेयर पे डिपेंड करते हैं वो कौन सी है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द जॉब इज़ स्टाफिंग कहलाता है। नेक्स्ट है ए प्रोसेस ऑफ सेटिंग म्यूचुअली एग्रीड गोल्स एंड यूजिंग दोज गोल्स टू इवेल्युएट द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इज़ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ए सीरीज ऑफ रिलेटेड टास्क दैट इस्टेब्लिश द वे फॉर परफॉर्मिंग द वर्क टू बी डन इज़, एक सीरीज़ है जिसमें रिलेटेड टास्क हैं, ठीक है, तो ये प्रोसीजर आएगा, ठीक है। बजट क्यों नहीं लगाया, बजट में क्या होता है, हम कैश की बात करते हैं, कितना इनकम आई है, कितना खर्च हुआ है, ठीक है। तो पॉलिसी क्या होती है, बेसिक गाइडलाइंस होती हैं ख़ास ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए पॉलिसी होती है। यहाँ पे क्या है, ए सीरीज़ ऑफ रिलेटेड टास्क, तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोसीजर को सिलेक्ट किया है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इन केस ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट द प्रोबेशन पीरियड इज़, प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे 3 ईयर्स सिलेक्ट किया गया है, आजकल 2 ईयर्स भी आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है द पावर डेलीगेट थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिसेंट्रलाइजेशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इज़, मैनेजमेंट की डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, ठीक है, टेलरिज्म जिसे कहते हैं, या फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी वो टेलर ने प्रेजेंट की थी, ऑप्शन ए में खड़ा है। हेनरी फायल ने मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी या फिर इसका ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी भी कहा जाता है, ये हेनरी फायल ने दी थी, एंड 14 प्रिंसिपल दिए थे, ठीक है। उनमें क्या था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल रनिंग के लिए, उसकी सक्सेसफुल रनिंग के लिए ये 14 प्रिंसिपल्स ओबे करना लाजमी है, जिसमें डिवीजन ऑफ वर्क था, डिसिप्लिन था, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, एंड नेक्स्ट बाकी भी थे, 14 प्रिंसिपल्स थे, तो वो हेनरी फायल ने दिए थे। एंड यहाँ पे मॉडर्न थ्योरी का पूछा गया तो ऑप्शन बी बनेगा। एंड नेक्स्ट को देखें तो मैक्स वेबर खड़ा है, इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी दी थी, ठीक है, तो ये है।
एंड नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट इंटरएक्टिंग पार्ट्स ऑफ ए सिस्टम आर कॉल्ड, वो कंपोनेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है ए करिकुलम इज ब्लूप्रिंट और प्लान ऑफ द स्कूल दैट इंक्लूड्स द एक्सपीरियंसेस फॉर, एक करिकुलम एक ब्लूप्रिंट है, एक पाथवे है, एक प्लान है किसी भी स्कूल का, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होती हैं, वो तमाम एक्सपीरियंसेस जो हम लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, लर्नर आएगा, कि एक्सपीरियंसेस किन के लिए होते हैं, फॉर द लर्नर्स। नेक्स्ट है द स्कोप ऑफ करिकुलम इंक्लूड्स, इसके स्कोप में क्या क्या इंक्लूड है, प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़, ठीक है, प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस एंड प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो ऑप्शन डी बनेगा, ऑल ऑफ दीज। एंड नेक्स्ट इज द डिटेल्ड कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट फॉर अ क्लास इज कॉल्ड, जहाँ पे डिटेल्ड कंटेंट कहा जाए तो वो हमेशा कोर्स होता है, आउटलाइन का कहेंगे तो वो सिलेबस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल्ड कंटेंट की बात की गई है किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी क्लास के लिए, तो वो क्या बनेगा, कोर्स बनेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ नॉलेज गेन थ्रू द ऑब्जर्वेशन या विजन, 75% है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कीपिंग इन व्यू द टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर जनरली ग्रुप्ड एज, क्लास में स्टूडेंट्स की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, जिनमें एवरेज भी होते हैं, अबव एवरेज भी होते हैं एंड बिलो एवरेज भी होते हैं। तो ऑप्शन डी बनेगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है समेटिव एवेल्यूएशन टेक्स प्लेस, समेटिव एवेल्यूएशन हमेशा एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, तो ऑप्शन सी बनेगा, एट द एंड। बाकी ऑप्शंस को देखें तो इन द बिगनिंग, बिल्कुल स्टार्ट में जो लेते हैं वही हमारी प्लेसमेंट एवेल्यूएशन है, कि हम चेक करते हैं बच्चे में क्या क्या स्किल्स हैं, ठीक है, क्या क्या नॉलेज है बच्चे के पास, तो वो इन द बिगनिंग होती है। इन द मिडिल क्या होता है, या ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन हमारी फॉर्मेटिव होती है, तो समेटिव एवेल्यूएशन एट द एंड होती है। नेक्स्ट है विच एजुकेशन पॉलिसी सजेस्टेड टू गिव द इक्वल वेट टू जनरल साइंस एंड द टेक्निकल एजुकेशन, 1972 की पॉलिसी है। नेक्स्ट है इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द करिकुला स्कूल मेक्स इट्स सिलेक्शन फ्रॉम कल्चर, ऑप्शन ए। हाउ मेनी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है या क्वेश्चन है, क्योंकि मुझसे भी मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था कि करिकुलम क्या है, तो मैंने बताया कि ओवरऑल एक्टिविटीज़, कहते हैं ओवरऑल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, मैंने कहा उसमें स्टडी भी आ जाती है, इन द क्लास, आउट द क्लास, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं सारा कुछ वो करिकुलम में आता है। तो नेक्स्ट उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि करिकुलम के कंपोनेंट्स कितने हैं, तो मैंने बताया 4 कंपोनेंट्स, फिर उन्होंने नेम पूछे थे कौन कौन से हैं, तो आपने सिर्फ ये याद नहीं रखना कि बेसिक कंपोनेंट्स करिकुलम के कितने हैं, बेसिकली 4 हैं, ऑप्शन बी बनेगा। ये भी याद रखना है कि कौन कौन से हैं, मैं बता देती हूँ। फर्स्ट नंबर पे ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड कंटेंट, थर्ड इज इंस्ट्रक्शन या फिर टीचिंग मेथड्स, मेथोडोलॉजी एंड द लास्ट इज एवेल्यूएशन, ये 4 इसके कंपोनेंट है करिकुलम के। नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमिन्ड बाय, इफेक्टिवनेस किसी भी चीज़ की, चाहे वो करिकुलम हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन का कोई वर्क हो, कोई टास्क हो, एवेल्यूएशन, इफेक्टिवनेस के लिए हम क्या करते हैं, एवेल्यूएशन को यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है द मॉडल ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम एवेल्यूएशन वाज प्रेजेंटेड बाय, डिफरेंट मॉडल्स हैं करिकुलम के, ठीक है, टेलर मॉडल है जिसको बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव मॉडल कहा जाता है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। व्हीलर मॉडल है एंड इसकी 4 स्टेजेस हैं, टेलर मॉडल की 4 स्टेजेस हैं, व्हीलर मॉडल की 5 हैं एंड एक हिल्डटाबा है, इन्होंने भी करिकुलम का मॉडल प्रेजेंट किया था, उसकी 7 स्टेजेस हैं, तो डिफरेंट उनमें स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स का पूछा गया है, तो यहाँ पे टेलर था, ठीक है। नेक्स्ट है वन वे ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन अ क्लासरूम, के क्लास में क्या चल रहा है, जो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट है व्हेन, व्हाट, वे एंड हाउ टू टीच इज़ द मेन टास्क ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कब, क्या, कैसे, क्यों, ये सारा कुछ एजुकेशनल साइकोलॉजी में आता है कि क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है, वो एजुकेशनल साइकोलॉजी में आता है। नेक्स्ट है फिलॉसफी एंड करिकुलम आर कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ व्हाट, कि फिलॉसफी एंड करिकुलम का जो मेन कंसर्न होता है वो किस क्वेश्चन से होता है, कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है फिलॉसफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम इज़ कंसर्न विद आइडियाज़, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है इब्न खल्दून सेड द रिवील्ड नॉलेज इज़ द रियल नॉलेज, इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ, अब इन्हें कहा कि रिवील्ड नॉलेज इज़ द रियल नॉलेज, इनके अकॉर्डिंग नॉलेज क्या था, जो रिवील्ड नॉलेज है वही रियल नॉलेज है, इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ। अब यहाँ पे फिलासफी का पूछा गया है, हमने 3 एरियाज पढ़े थे फिलासफी के, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी।
ऑन्टोलॉजी में हम रियलिटी की बात करते हैं, एक्सियोलॉजी में वैल्यूज़ की बात करते हैं, एपिस्टेमोलॉजी में नॉलेज की बात करते हैं, ठीक है, रियल नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें नॉलेज की एपिस्टेमोलॉजी में आती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा कि इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। हु होल्ड्स दैट द इनजस्टिस, डिस्पोटिज्म एंड टायरनी आर द क्लियर साइंस ऑफ डाउनफॉल ऑफ ए नेशन, ये किसने कहा था, तो इब्ने खल्दून ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हु सेड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज़ नॉट ओनली ह्यूमन नेचर बट आल्सो मेल फीमेल फंडामेंटल राइट्स, ये इब्ने खल्दून आएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इब्ने खल्दून देयर आर डैश मेन स्ट्रीम्स ऑफ नॉलेज, इनके अकॉर्डिंग मेन स्ट्रीम जो थे नॉलेज के वो कितने थे, ऑप्शन ए है 2 थे, ठीक है। 2 कैसे थे, एक में फिलासफिकल है, एक में रिलीजियस है। रिलीजियस सब्जेक्ट्स मीन्स रिलीजियस पार्ट में क्या हो गया, रिलीजियस जो स्ट्रीम है उसमें रिलीजियस सब्जेक्ट होंगे, एंड फिलासफी में क्या है, थिंकिंग फैकल्टीज़ हैं, ठीक है, मेंटल पोटेंशियलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इन्हें 2 दिए थे, ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे। डैश बिलीव्स इन द सुपीरियरिटी ऑफ द रिलीजियस साइंसेज ओवर द रेशनल साइंसेज, इब्ने खल्दून। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डैश दैट सोसाइटी इज़ एन ऑर्गेनिज्म विच ओबेज इट्स ओन इनर लॉज, इब्ने खल्दून आएगा। ये ऐसे रट्टा लगाने वाली चीज़ नहीं है, इसके लिए ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है कि आप इसकी सब्जेक्टिव रीड करें, लेकिन अब टाइम नहीं है क्योंकि अब रिवीजन का टाइम है, तो आप ऐसे ही याद करें। लेकिन ये हिस्ट्री एंड फिलासफी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि इनको डीपली रीड करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डैश एजुकेशन शुड स्ट्राइव फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ द मेजर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ, ये भी इब्ने खल्दून ने कहा था। नेक्स्ट है लाइफ इज़ अ कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस इज़ द बेस ऑफ एजुकेशन फिलासफी, अब फिलासफी के 3-4 MCQs आ गए हैं कि लाइफ इज़ अ कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस, के ये ऑप्शन सी बनेगा। प्रोग्रेसिज्म के अकॉर्डिंग क्या है, रियलिटी इज़ चेंजिंग, ठीक है, ट्रूथ इज़ वैल्यूज़ आर चेंजिंग, के हर चीज़ चेंज हो रही है, ठीक है, तो ये क्या है, प्रोग्रेसिविज्म आएगा। नेक्स्ट है रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ इज़ फोकस्ड इन, रिफॉर्म्स के बाद सिर्फ और सिर्फ रिकन्स्ट्रक्शनिज्म में होती है, सोशल रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं। रिफॉर्म जहाँ पे भी आएगा हम किसको सिलेक्ट करेंगे, रिकन्स्ट्रक्शनिज्म को सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फिलासफी ऑफ एजुकेशन विच मेक्स मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शंस एंड एक्सपीरियंसेस, फिलासफी ऑफ एजुकेशन है जो मैन को ही रिस्पॉन्सिबल बनाती है उसके एक्शंस के लिए, उसके एक्सपीरियंसेस के लिए, तो वो एग्जिस्टेंशियलिज्म है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लास्ट कि स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स इज़ एट द कोर ऑफ, ग्रेट बुक्स की बात भी जस्ट पेरेनियलिज्म में हुई थी कि ह्यूमन नेचर इज़ नॉट चेंजिंग, ठीक है, टाइम के साथ साथ इंसान की जो फितरत है, नेचर है, वो चेंज नहीं हुई, तो एजुकेशन क्यों चेंज हो, तो एजुकेशन भी सेम होनी चाहिए, ठीक है, नेचर इज़ कांस्टेंट सो एजुकेशन इज़ कांस्टेंट फॉर ऑल, ठीक है, एजुकेशन इज़ सेम फॉर ऑल। तो ग्रेट बुक्स की बात करते हैं, ठीक है, ये पेरेनियलिज्म आएगा। 5 पेपर हमारा कंप्लीट हो गया आज, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि डेली का एक पेपर अपलोड करूं, ठीक है, क्योंकि 18 से पहले मैं चाहती हूं कि ट्रस्टेड एटम बैग कम से कम ये कंप्लीट हो जाए हमारा। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी, कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।